हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सॉल, जिसे लिखा है नथाली ट्रोवेर रॉय ने। सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू जान लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, हमारी जो राइटर है वो हमें क्या शो करना चाहती है स्टोरी के माध्यम से। तो हमारी जो राइटर है नैथली, वो इस स्टोरी के माध्यम से शो करना चाहती है कि डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट लोकेशन में जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपना आर्ट किस तरह शो करते हैं। स्पेशली यहाँ पे चाइनीज़ और वेस्टर्न आर्ट को लिया गया है कि चाइनीज़ आर्ट जो होता है और वेस्टर्न आर्ट जो होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों किस किस एस्पेक्ट्स में अच्छे हैं। तो वो सब हम जानेंगे स्टोरी के बीच में। तो चलिए स्टोरी का यानी कि हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और स्टोरी डीप में पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने सब्सक्राइब करके पहले से रखा है यार, प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। एक बार ध्यान दे दो वहाँ पे कि बेल आइकन ऑल पे सेट है कि नहीं, क्योंकि मैं रोज़ तो वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, वीकली 1 या 2 वीडियो आता है और उसका भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और जो लोग नए हो यार, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करूं इससे पहले ये बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज हैं। यानी कि ऐसा समझ लो कि एक स्टोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज, ठीक है। तो सबसे पहला स्टोरी ये है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि बहुत समय पहले यानी कि 18th सेंचुरी में एक बहुत ही महान पेंटर रहते थे जिनका नाम था वू डाउजी, जो अपने एम्परर के लिए, जिनका नाम था जुआंग जोंग, उनके लिए एक पेंटिंग बना रहा था। वो पेंटिंग क्यों बना रहा था? क्योंकि एम्परर ने वू डाउजी को ऑर्डर दिया था कि वो उसके पेंटिंग से अपने पैलेस के वाल को सजाना चाहते हैं। इसलिए जो वू डाउजी था वो अपने एम्परर के लिए पेंटिंग बना रहा था। और उस पेंटिंग को ख़त्म करने के बाद उन्होंने वो पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा के रख दिया ताकि उनके एम्परर के अलावा वो पेंटिंग को और कोई भी ना देख सके। जैसे ही एम्परर आते हैं और उस पेंटर के बनाए हुए उस पेंटिंग को, लैंडस्केप की पेंटिंग को देखते हैं तो वो काफ़ी दंग रह जाते हैं। वो इतना शौक हो जाते हैं उस पेंटिंग को देख के, उस ब्यूटीफुल पेंटिंग को देख के, जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स दिख रहे थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स में कुछ पंछी दिख रहे थे उड़ते हुए, और बहुत सारे चीज़, जैसे कुछ लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए भी उन्हें दिख रहे थे। तभी वो जो पेंटर थे जिनका नाम था वू डाउजी, वो एम्परर को बोलते हैं कि आप प्लीज़ माउंटेन के नीचे ध्यान दें जहाँ पे वो केव बना हुआ है, यानी कि गुफा बना हुआ है। तो एम्परर वहाँ पे ध्यान देते हैं और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, वो जो आर्टिस्ट हैं वू डाउजी, वो एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि उस केव के अंदर एक स्पिरिट रहती है। और फिर वो पेंटर वहाँ पे क्लैप करते हैं और अचानक से वो जो केव होता है उसका गेट खुल जाता है और वो कहते हैं कि इस केव के अंदर जो चीज़ है उसे वो शब्दों में नहीं बता सकते हैं। उस केव के अंदर बहुत ही खास चीज़ है जो कि उन्हें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर वो अपने एम्परर को कहते हैं, मैजेस्टी आप प्लीज़ मेरे साथ अंदर चलिए। फिर वो दोनों पहले वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो उस पेंटिंग के अंदर खो जाते हैं, यानी कि वो पेंटर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो एम्परर कुछ बोलते या फिर अपने कदम को आगे बढ़ाते, वो जो वहाँ पे पेंटिंग बना हुआ था वो वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद वो जो आर्टिस्ट थे यानी कि वू डाउजी, वो भी हमेशा के लिए उसके बाद खो जाते हैं। उसके बाद उन्हें कहीं भी नहीं देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि वू डाउजी का पूरा नामो निशान खत्म हो जाता है। ना ही उनका पेंट ब्रश का एक टुकड़ा भी वहाँ पे नहीं पाया जाता है, यानी कि उस वर्ल्ड में, यानी कि पृथ्वी में। अब हमारी जो राइटर है नथाली, वो बता रही है कि इस तरह की जो स्टोरीज होती है वो चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और हमारी जो चाइनीज़ में जो बुक्स होती है, कन्फ्यूशियस या फिर जुआंग जी की जो बुक्स होती है, उसमें इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज है। किस तरह की स्टोरी? जो अभी मैंने आपको बताया, जो पेंटर होता है वो गायब हो जाता है, उसकी जो पेंटिंग होती है वो भी गायब हो जाती है। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती है वो जुआंग जी की बुक्स और कन्फ्यूशियस बुक्स में बहुत सारी है। और दोनों वहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ये जो बुक्स होती है ये गाइड करती है ताकि वो फ्यूचर में सही डिसीजन ले सके अपनी लाइफ से रिलेटेड। मेनली जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की बुक्स देते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को सही वे में गाइड कर सके। और इस तरह की जो शॉर्ट स्टोरीज होती है वो हमें आर्ट के स्पिरिट के बारे में बताती है जो पहले ज़माने के लोग समझते थे एक असली आर्ट को। अब यहाँ पे नथाली फिर से एक छोटी सी स्टोरी बता रही है जिसमें एक बहुत ही फेमस पेंटर एक ड्रैगन की पेंटिंग में
उसका आई को कंप्लीट नहीं करता, यानी कि ड्रैगन के आई को कंप्लीटली नहीं बनाता है, क्योंकि उस पेंटर का ये मानना था कि अगर वो उस ड्रैगन की आई बना देगा, आँख को बना देगा, तो वो ड्रैगन उस पेंटिंग से निकलकर उड़ के भाग जाएगा, और इसलिए वो पेंटर डर के मारे उस ड्रैगन की आई को नहीं बनाता है। अब ऑथर इस स्टोरी को दूसरे स्टोरी से कंपेयर करना चाहती है, जो कि है उनके नेटिव प्लेस से, जो कि एक वेस्टर्न पेंटिंग को अच्छे से दर्शा सकता है। तो ये स्टोरी है 15th सेंचुरी की, जिसमें एक ब्लैकस्मिथ जिसका नाम है क्विंटन मेट्से, वो एक लड़की से प्यार करने लगता है जिसके पापा पेंटर होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि उनके पापा ठहरे पेंटर और ये ठहरा ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार। तो उनके पापा को उस ब्लैकस्मिथ का जो प्रोफेशन था बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि क्विंटन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसका प्रोफेशन भी बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो उस शादी के लिए मना कर देते हैं। पर क्विंटन ठहरा तेज आदमी, तो वो क्या करता है, वो उस पेंटर के स्टूडियो यानी कि उसके जिसे वो प्यार करता था उसके पापा के स्टूडियो में जाता है और एक पैनल पर एक मक्खी की पेंटिंग बना देता है। और वो जो मक्खी का पेंटिंग था वो इतना डिटेल्ड वे में बनाता है ना कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो असली मक्खी है या फिर नकली। तो देखो क्या होता है, अब उसके पापा आते हैं यानी कि वो पेंटर आते हैं और वो मक्खी को देखते हैं, तो वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो मक्खी भाग ही नहीं रहा था। तो वो काफ़ी देर सोचते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो बस एक पेंटिंग है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और क्विंटन को अपने साथ रख लेते हैं उस स्टूडियो में, ताकि वो उसे और ज़्यादा अच्छा सा पेंटिंग सिखा सके और वो बहुत बड़ा पेंटर बन सके, और उसकी शादी भी करवा देते हैं अपनी बेटी के साथ। अब देखो बेस्ट पार्ट ये है कि क्विंटन उस समय के बहुत ही बड़े फेमस पेंटर भी बन जाते हैं। तो हमने ये जो दो स्टोरी जाना, सबसे पहला जो यूरोपियन पेंटर ड्रैगन की आई को पेंट नहीं करता है क्योंकि उसे डर था कि वो ड्रैगन सच में जिंदा होकर उस पेंटिंग से बाहर ना निकल जाए। तो वो कहाँ का पेंटर था, वो यूरोपियन पेंटर था। और इससे हमें ये पता चलता है कि यूरोपियन जो आर्टिस्ट होते हैं वो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और फिर हमने दूसरा तरह एशियन के बारे में जाना, वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में जाना, जिसमें जो लोग होते हैं वो इनर लाइफ और स्पिरिट के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करते हैं और शो करना पसंद करते हैं अपने पेंटिंग के जरिए। जैसे कि ये जो हमने अभी पढ़ा था क्विंटन के बारे में, ये तो थोड़ा इनर लाइफ के बारे में हो गया, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में हो गया। इस तरह की बातें जो होती है ये एशियन पेंटर्स ज़्यादा शो करना चाहते हैं। अब अगर हम चाइनीज़ स्टोरी पे ध्यान दें, जिसपे वो जो एम्परर होता है वो वू डाउजी के पास जाता है अपने पेंटिंग को देखने के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि वो जो आर्टिस्ट था वो एम्परर को ये शो करना चाहता था कि असली मीनिंग ऑफ वर्क क्या होता है। क्योंकि जब एम्परर उस पेंटिंग को देखने गए तो वो आउटर अपीयरेंस को ज़्यादा देख रहे थे, पहाड़ को देख रहे थे, बाकी चीज़ों को देख रहे थे, स्काई को देख रहे थे, बर्ड्स को देख रहे थे, पर वो उस पेंटिंग के असली वर्क को नहीं देख पा रहे थे। तो पेंटर यही शो करना चाहते थे एम्परर को कि एक एम्परर जो होता है वो हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को कैप्चर कर सके, बहुत बड़े टेरिटरी को कैप्चर कर ले, उसके ऊपर रूल भी करने लगे, पर जो अंदर से जो डिटेल्ड होता है उस टेरिटरी का, वो एक एम्परर कभी नहीं जान पाएगा जितना कि एक आर्टिस्ट जानता है। अब वो पेंटिंग जा चुका है, पर वो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है, जो कि किसी भी मटेरियल अपीयरेंस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। अब यहाँ पे हमारी जो ऑथर है वो डिफ्रेंशिएट कर रही है एक चाइनीज़ पेंटिंग को और यूरोपियन पेंटिंग को। तो यहाँ पे जो हमारी यूरोपियन पेंटिंग होती है वो एकदम रियल टाइप की होती है। जो पेंटर्स होते हैं वो एकदम रियल पेंटिंग बनाते हैं और वो ये चाहते हैं, यानी कि वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को देखें और समझ सके उसकी ब्यूटीफुलनेस को, यानी कि उसकी सुंदरता को। और यहाँ पे जो चाइनीज़ जो पेंटिंग होती है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाइनीज़ पेंटर्स जो होते हैं, चाइनीज़ आर्टिस्ट जो होते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी पेंटिंग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वो पेंटिंग एक्चुअली में असली नहीं होती है, असली टाइप की नहीं होती है। पर हाँ, हम सभी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को देख सकते हैं और उस पेंटिंग के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, उस पेंटिंग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि वो जो चाइनीज़ आर्ट होता है उसमें हमारे आइज़ को, चाइनीज़ जो आर्टिस्ट होते हैं वो हमारी आइज़ को एक पाथ देते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चले
कि हमें किस ओर जाना है उस पेंटिंग में, और उस पेंटिंग को जैसे जैसे हम पेंटिंग के अंदर धंसते चले जाते हैं, यानी कि घुसते चले जाते हैं, एक एक करके धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के तरह वो पेंटिंग अपना असली रूप दिखाने लगता है, खुलने लगता है हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके, और हम उस पेंटिंग के और डीप में जाने लगते हैं। पेंटिंग अपने हर सेक्शंस को धीरे धीरे करके खोलने लगता है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर्स का जरूरत होता है, यानी कि जो उस पेंटिंग को देख रहे हैं, जो लोग उस पेंटिंग को देख रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और जब वो ये डिसाइड कर लेंगे तो वो पेंटिंग के अंदर बस घुसते चले जाएंगे, बस मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली भी। चाइनीज़ पेंटर, यानी कि जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनकी नज़रिया से देखें, आप उनकी आँख, जैसे वो चाइनीज़ पेंटर अपने पेंटिंग को अपनी आँख से देख रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से देखें, बल्कि आप अपने ढंग से देखें और समझें कि उस पेंटर ने उस पेंटिंग को क्यों बनाया है। वो कुछ मोरल लेसन देना चाह रहा है उस पेंटिंग के जरिए, और वो ये भी शो करना चाह रहा है कि वो जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, यानी कि वो जो व्यूअर देख रहा है, वो किसी पेंटर ने नहीं बनाया है, बल्कि वो आपकी खुद की इमेजिनेशन है, आप उसे खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। अब ऑथर ये भी बता रही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लैंडस्केप वाला, इसे चाइनीज़ में लोग सैनसुई बोलते हैं, जिसका मतलब होता है माउंटेन और वाटर। यानी कि सैनसुई का दो एलिमेंट होता है, माउंटेन और वाटर, जो कि एक लैंडस्केप बनाने में, एक लैंडस्केप वाली पेंटिंग बनाने में या आर्टिफैक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब यहाँ पे वो ये भी बोल रहे हैं कि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक डॉएस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो, मुझे पता है तुम लोगों को ये हार्ड वर्ड दिमाग में नहीं घुसा होगा, तो बस इतना समझ लो कि हमारे यूनिवर्स को दर्शाने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है माउंटेन और दूसरा होता है वाटर। इतना ध्यान रखो। हमारी ऑथर भी सेम यही कहना चाह रही है। अब ऑथर बता रही है द माउंटेन इज यांग, यानी कि माउंटेन ही यांग है, और वो ये भी बता रही है कि माउंटेन जो है वो हेवन की तरफ जा रहा है। यानी कि माउंटेन ऑफ कोर्स ऊपर की ओर मतलब इशारा करता है ना, वो काफ़ी स्टेबल होता है, वार्म होता है और ड्राई होता है, क्योंकि वो सन को फेस कर रहा होता है। फिर वो दूसरी तरफ बोलती है कि वाटर यिन है, YIN यिन है, जो कि हॉरिजॉन्टल है और अर्थ की तरफ रेस्ट कर रहा है, फ्लूइड स्टेट में है, मॉइस्ट है और काफ़ी ठंडा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि माउंटेन और वाटर दोनों ही बहुत ही एक दूसरे से अपोजिट है। और हाँ, माउंटेन जो यांग है वो वर्टिकल था, ये बताना भूल गया था मैं। अब ऑथर ये भी बोलती है कि ये जो यिन है, यानी कि ये जो वाटर है, ये यूनिवर्स एनर्जी के फेमिनिन एस्पेक्ट्स को दिखाता है, और ये जो यान है, ये यूनिवर्स के मस्कुलर एस्पेक्ट्स को दिखाता है। अपने लोकल लैंग्वेज में बोले तो सीधा समझो यार, पानी मतलब लड़की समझ लो और माउंटेन मतलब लड़का समझ लो। अब वो ये बता रही है कि ये दोनों के मिल जाने से डॉइज्म का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये समझो कि जब यिन और यांग मिलेंगे तो डॉइज्म का फॉर्मेशन होगा। कहानी खत्म, बात खत्म। नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ वैसे। अब हमारी ऑथर कंटिन्यू कर रही है और बता रही है कि हमने तो दो एलिमेंट्स के बारे में जाना, जो थे माउंटेन्स और वाटर, पर वो बता रही है कि एक और एलिमेंट होता है, तीसरा एलिमेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट सभी लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। और वो क्या है? वो है द मिडिल वर्ल्ड, या फिर तुम लोग बोल सकते हो द मिडिल वॉइड। अब इसे समझाने के लिए ऑथर एक एग्जाम्पल दे रही है कि जब आप प्राणायाम करते हो तो आप सांस लेते हो, उसके बाद उस सांस को रोकते हो और उसके बाद ब्रीथ आउट करते हो, यानी कि सांस छोड़ते हो। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जब आप सांस लेते हो वो तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सांस जब आप देते हो तब भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट तब होता है जब आप सांस को रोक के रखते हो। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सांस लेना यानी कि ब्रीथ इन करना और ब्रीथ आउट करना कोई बड़ा बात नहीं है, वो सभी लोग नॉर्मली करते हैं, पर वो प्राणायाम तभी कहलाएगा जब आप सांस को रोक के रखोगे कुछ समय के लिए। तो इसी तरह वो समझाना चाह रही है कि ये जो माउंटेन है और ये जो वाटर है, ये तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक लैंडस्केप का, एक पेंटिंग के लिए, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, थर्ड एलिमेंट जो है, वो है ह्यूमंस खुद। और ऑथर बताना चाह रही है कि हेवन और अर्थ के बीच में
जो स्पेस होता है जो फुलफिल करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस ही हैं। इसलिए ऑथर कहती है कि ह्यूमंस का रहना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। और फ्रांसिस चैंग्स नाम के एक बंदा है, यानी कि एक आदमी है, जो कि बता रहे हैं कि इस लैंडस्केप का जो आई है वो ह्यूमंस ही होते हैं। यानी कि वो कहते हैं ह्यूमंस आर द आई ऑफ द लैंडस्केप। और हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि ह्यूमंस वो भी नहीं है जो कि इन पहाड़ों के बीच में खो जाए या ऑप्रेस्ड हो जाए। देखो, हमारा स्टोरी तो यहाँ तक खत्म होता है, लेकिन ये स्टोरी यानी कि ये चैप्टर अभी तक पूरा एंड नहीं हुआ है। हमारी ऑथर ने एक आर्टिकल के बारे में बताया है जो बृंदा सूरी ने लिखा था 2005 28 अगस्त को हिंदुस्तान टाइम्स में। और इस आर्टिकल का जो हेडिंग था वो था गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। देखो, मैं इसके अंदर पूरा डिटेल्ड में नहीं बता रहा, बट एक समराइज्ड फॉर्म में बता देता हूँ। तो इस आर्टिकल के अंदर हमें उन आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है जिन्होंने कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है। उन्हें कोई भी हमें कोई ऑफिशियल राइट्स नहीं है कि हम उन्हें आर्टिस्ट बुलाएं, फिर भी हम उन्हें आर्टिस्ट बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही एक्सेप्शनल सा चीज़ बना दिया है जिसकी वजह से हमें उन्हें आर्टिस्ट बुलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1940s में आया था और इस कॉन्सेप्ट का नाम आर्ट ब्रड भी बोल सकते हैं या फिर रॉ आर्ट भी बोल सकते हैं। और इस तरह का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, इस तरह का आर्ट का एग्जाम्पल इंडिया में, तो रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ हो गया एक एग्जाम्पल, जहाँ एक बंदे ने कई साल पहले जंगल को साफ करते करते, ताकि वो वहाँ पे गार्डन बना सके, जंगल को साफ करते करते गलती से या फिर जानबूझ के जो भी है एक बहुत सारे स्कल्पचर्स बना दिए जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और एक आर्टिस्ट ही उसे बना सकता था, उस टाइप का कुछ। तो अब ये आर्टिकल आके तुम लोग खुद पढ़ लेना, एक बार रीडिंग डाल लेना। देखो, इस आर्टिकल से क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट देखो मैं गारंटी नहीं दे सकता। अब 4-5 साल में एक बार आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक बार बस रीडिंग डाल लेना, आने का चांसेस बहुत कम है इससे कोई क्वेश्चन। तो अब फाइनली ये बोलने का टाइम आ चुका है कि हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। पर देखो, कुछ अच्छी बातें बताता हूँ इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहला कि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। दूसरा अच्छी बात, इसमें ज़्यादा डेट्स याद करने की तुम लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। और जो थोड़ी सी तुम्हें याद करनी रहेगी वो है फैक्ट्स। सबसे पहली बात, वो छोटी छोटी जो स्टोरी थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो याद रखना, और डिफरेंस याद रखना यूरोपियन, एशियन, चाइनीज़ पेंटिंग में और वेस्टर्न पेंटिंग, वही एशियन पेंटिंग, ये सब के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस याद रखना। यिंग और यांग के बारे में तुम्हें पता रहना चाहिए। बस काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि रसोड़े में कौन था? मैं था, तुम थे, मैं था, तुम थे, कौन था? कमेंट करके बताओ।